Good morning, everyone. How are you, students? Hope everyone is fine. Let's continue with the first chapter. Yesterday, we have learned some of the archaeological sources of history. Now, let's go ahead. The next archaeological source of history are monuments. Monuments refer to the ancient buildings which have survived the test of times. Monuments उन एंशियंट बिल्डिंग्स को रेफर करता है जो आज भी मौजूद हैं, है ना, जो बहुत पहले की बिल्डिंग्स हैं, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग हैं और वो आज भी यहाँ पे आज भी धरती पर मौजूद हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली फाउंड एज टेम्पल्स. मोनूमेंट्स के अंतर्गत जो है टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्ब्स, स्तूप्स, पैलेसेस एंड फोर्ट्स, इन सबको इंक्लूड किया जाता है. दे टेल अस अ लॉट अबाउट द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द एज व्हेन दे वेयर बिल्ट, रिबिल्ट और अल्टर्ड. अल्टर्ड मीन्स स्टूडेंट्स होता है उसको चेंज करना, उसमें कुछ बदलाव लाना. ठीक है, अल्टर्ड का मतलब होता है बदलना. तो ये जो मोनूमेंट्स होते हैं वो जिस समय बनाए गए थे उस समय के सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ, वहाँ के लोगों का सोशल लाइफ कैसा था, कल्चरल लाइफ कैसा था, रिलीजियस लाइफ कैसा था, ये चीज़ हम जो है उस बिल्डिंग्स को, उस मोनूमेंट्स को देख करके समझ सकते हैं. इन 250 BC, in the time of Ashoka, the Sanchi स्तूप in Madhya Pradesh was originally built with bricks. 250 BC में अशोका के टाइम में मध्य प्रदेश में सांची स्तूप बनाया गया और वो किस चीज़ का बना हुआ था? ब्रिक्स का बना हुआ था. तो इट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि 250 BC में अशोका के टाइम में ब्रिक्स का यूज जो है शुरू हो चुका था. लेटर ड्यूरिंग द शुंग पीरियड, इसके बाद शुंग पीरियड में it was nearly doubled in circumference and the stones replaced the bricks of Ashokan times. 4 gates, one in each direction, were added to enhance its beauty. बाद में क्या किया गया कि शुंग पीरियड के टाइम में इसके सर्कमफेरेंस को डबल कर दिया गया. जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, उसके सर्कमफेरेंस को जो है डबल कर दिया गया. एंड द स्टोन्स रिप्लेस द ब्रिक्स, और बाद में ब्रिक्स को हटा करके वहाँ पे स्टोन को रिप्लेस कर दिया गया, स्टोन लगा दिया गया. ठीक है, जो अशोक के टाइम का जो ब्रिक्स था उसको रिप्लेस करके क्या लगा दिया गया? स्टोन लगा दिया गया. एंड 4 गेट्स, और उसमें 4 गेट बनाए गए. ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है. ठीक है, और किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था. और उसने 250 BC में इस स्तूप को बनाने में ब्रिक्स का यूज किया था. लेकिन सुंग डायनेस्टी के टाइम में क्या किया गया? उसके सर्कमफेरेंस को डबल कर दिया गया और अशोक के टाइम के जो ब्रिक्स थे उसको रिप्लेस करके और उसके यहाँ पर स्टोन्स लगा दिए गए. एंड 4 गेट्स, वन इन ईच डायरेक्शन, वेयर एडेड टू इनहेंस इट्स ब्यूटी. और जो है 4 गेट्स बनाए गए और वो जो 4 गेट्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में अलग अलग गेट बनाए गए. किस लिए? टू इनहेंस इट्स ब्यूटी, इसकी ब्यूटी को, इसकी सुंदरता को इनहेंस करने के लिए, मतलब और बढ़ाने के लिए. इट मीन्स इसको सुंदर बनाने के लिए इसमें ये सारे जो है अल्टरेशन, ये सारे बदलाव किए गए. एन इंस्क्रिप्शन ऑन द साउथ गेट, इसके साउथ गेट पे, ठीक है, सांची स्तूप के साउथ गेट पे एक इंस्क्रिप्शन है. कल हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन के बारे में चर्चा की थी. जब पत्थर पे या किसी चीज पर कोई चीज इनग्रेव्ड करके यानी खुदाई करके लिखा जाता है तो उसे हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं. एन इंस्क्रिप्शन ऑन द साउथ गेट टेल्स अस दैट इट वाज डोनेटेड बाय किंग सतकर्णी. साउथ गेट पे एक इंस्क्रिप्शन है और उस इंस्क्रिप्शन में ये बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें किंग सतकर्णी के द्वारा डोनेट की गई थी. स्टूडेंट्स, आप इस इमेज में सांची स्तूप को देख सकते हैं. द शोर टेम्पल नियर चेन्नई.
चेन्नई के निकट एक टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? शोर टेम्पल। एंड द ताजमहल इन आगरा एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली आर सम मोन्यूमेंट्स ऑफ ग्रेट हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस। चेन्नई का के पास शोर टेम्पल, आगरा में ताजमहल और दिल्ली का रेड फोर्ट, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है मोनूमेंट्स हैं जो हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस को शो करते हैं। ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और हिस्ट्री का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है स्टूडेंट्स, लिटरेरी सोर्सेज। द अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट्स एंड केव्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट्स में या फिर केव्स में। लीडिंग द लाइफ ऑफ अ नोमेड, और वो एक नोमेड का जो है लाइफ बिताते थे, यानी कि वो अस्थायी रूप से उनका कोई घर नहीं होता था, वो इधर उधर जंगल में घूमते रहते थे और उनका जीवन जो है घुमंतु जीवन था, है ना। It was only 10,000 years ago that man started leading a settled life, है ना। और आज से करीब 10,000 years ago यानी 10,000 साल पहले मनुष्य जो है एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया था। मतलब जब उसे खेती करना आ गया, जब वो खेती करने लगा, घर बनाने लगा, तब उसका लाइफ सेटल्ड हो गया और वो जो अपना नोमैडिक लाइफ था उसको छोड़ करके अब किस तरह का लाइफ जीने लगा स्टूडेंट्स? सेटल्ड लाइफ। It took another 5,000 years before man learned to write, और करीब 5,000 years ago मतलब 10,000 years पहले मनुष्य का लाइफ सेटल्ड हो गया, बट लिखना उसको कब आया? लिखना आया 5,000 years बिफोर, यानी 5,000 साल पहले। A script form of writing was created by forming letters and putting them together to form words and sentences. इसके बाद स्क्रिप्ट बना। भाई जब लिखना आ गया तो लिखने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत होती है ना। तो स्क्रिप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? द फॉर्म ऑफ राइटिंग, लिखने की जो तरीका है ना, लिखने का जो तरीका है उसे क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट, है ना। और स्क्रिप्ट के लिए लेटर्स जो है फॉर्म किया गया, मतलब मुंह से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को अगर हम रिटन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? स्क्रिप्ट चाहिए होता है ना। और फिर लेटर्स बनाए गए, लेटर्स से वर्ड बनाया गया और वर्ड से फिर सेंटेंसेस बनाए गए। दिस ग्रेजुअली टुक द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलप्ड एज लिटरेचर। फिर धीरे धीरे लैंग्वेज बनी और आगे लिटरेचर डेवलप हुआ। इन द बिगिनिंग पीपल रोट ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, ऑन पाम लीव्स एंड द बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज। शुरू में जो लोग लिखते थे, मतलब लोगों को जब लिखना आया तो लिखने के लिए वो मतलब क्या क्या चीज़ पर लिखते थे? तो लिखते थे वो वॉल्स ऑफ केव्स, है ना, गुफा की दीवारों पर, ऑन पाम लीव्स पर लिखते थे, या फिर बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज या किसी पेड़ की छाल पे लिखते थे। लेटर व्हेन पेपर वाज इन्वेंटेड, बाद में जब पेपर का इन्वेंशन हो गया, जब पेपर इन्वेंट हो गया, दे बिगेन टू राइट ऑन पेपर बाय हैंड। जब पेपर का इन्वेंशन हो गया तो बाद में वो हाथों से पेपर पे लिखना शुरू किए। These were called manuscripts, as manu in Latin means hand. इसे manuscripts कहा जाता था, है ना। manuscripts क्या होता है? स्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड। जब हाथ से कोई चीज लिखी जाती है तो उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू का मतलब, मैन्यू जो है एक लैटिन वर्ड है ना, जिसका मतलब क्या होता है? हैंड। मैन्यू इन लैटिन मीन्स हैंड। मोस्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर रिटन इन प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल। जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे वो या तो प्राकृत में या पाली में या संस्कृत में या फिर तमिल में लिखे गए थे। द लैंग्वेज और द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन डेवलप्ड ऑन द रीजन टू विच इट बिलोंग। जो लैंग्वेज बाद में डेवलप हुआ, लैंग्वेज क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जो हमारे अंदर जो विचार आते हैं, है ना, जो हमारी फीलिंग होती है, जो आइडियाज हमारे माइंड में डेवलप होते हैं, उनको हम एक्सप्रेस कैसा करते हैं?
किसी के दूसरे के सामने कैसे रखते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, लैंग्वेज चाहिए होता है। तो ये लैंग्वेज जो है ना अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग तरह का लैंग्वेज डेवलप हुआ। एज वी कैन सी महाभारत एंड रामायण वे रिटेन इन संस्कृत। हम लोग देखते हैं कि महाभारत और रामायण जो है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे। Because they were written in North India where Sanskrit was the main language। महाभारत और रामायण जो है वो संस्कृत में लिखे गए थे, इसलिए क्योंकि रामायण और महाभारत जो है नॉर्थ इंडिया में लिखा गया था, और नॉर्थ इंडिया जो है नॉर्थ इंडिया में संस्कृत जो है वहाँ का मेन लैंग्वेज था। However, Manimekalai and Silappatikaram were written in Tamil as they were written in South India. Over the years, most of the manuscripts have got destroyed, but many of them are still preserved in temples, monasteries, libraries and archives. समय के साथ बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए, है ना। ओवर द इयर्स मोस्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव गॉट डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। बट मेनी ऑफ देम आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आज भी प्रिजर्व्ड हैं, आज भी सुरक्षित हैं। कहाँ, टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में, लाइब्रेरीज में या फिर आर्चिव्स में। The literary sources can be divided into two parts, religious and non-religious or secular literature. First है students religious literary sources and second is non-religious literary sources. Non-religious literary sources को हम लोग secular literature भी कहते हैं। Religious literature, the literature which was written for spreading religious teachings and rituals come under this category. Religious literature में उन लिटरेचर्स को रखा जाता है जो किसी रिलीजियस टीचिंग को या फिर रिचुअल्स को स्प्रेड करने के लिए लिखा गया था, जो किसी रिलीजियन से, एक्चुअली किसी रिलीजियन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा लिटरेचर क्या कहा जाता था, religious literature. The four Vedas are the oldest religious Sanskrit text of Hindus. जो स्टूडेंट्स चार वेद हैं वो रिलीजियस लिटरेचर से हैं, जो कि किससे जुड़े हुए हैं, हिंदू से जुड़े हुए हैं, हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, है ना। जो चारों वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये चारों वेद जो हैं, जो ओल्डेस्ट रिलीजियस संस्कृत टेक्स्ट, ये सबसे पुराने और रिलीजियस लिटरेचर हैं जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं और हिंदू से जुड़े हुए हैं, विच कंटेन प्रेयर्स, स्टोरीज एंड रिचुअल्स। बिसाइड देम द उपनिषद्स, स्मृतिज, ब्राह्मण्स, अंग्स, उपंग्स, पुराण, महाभारत, रामायण, जातका एटसेट्रा आर ऑल रिलीजियस लिटरेचर। ये सारे जो हैं ये सभी भी रिलीजियस लिटरेचर्स हैं। द ओल्ड रिलीजियस बुक्स ऑफ जैन, जो जैन रिलीजियन से जुड़े हुए जो रिलीजियस बुक हैं, वे आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, प्राकृत लैंग्वेज में। एंड बौद्धिस्ट टेक्स्ट, और जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं मतलब बौद्धिज्म से जुड़े हुए जो रिलीजियस लिटरेचर्स हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। Buddhist texts were written in Pali language. The literature of South India is written in Tamil and Telugu language. Okay students, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग secular literature के बारे में आगे पढ़ेंगे। Okay, bye.